फंडामेंटल थ्योरम जो अरिथमेटिक का है, इस अरिथमेटिक थ्योरम को पढ़ने के लिए हमें जिन नॉलेज को ज़रूरत है, जिन हमें कॉन्सेप्ट के बारे में पहले से पता होना चाहिए, और जो जब बच्चे इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ऐसा मैं ऑब्जर्व किया हूँ अपने क्लासेज में। इसलिए उन सारी चीज़ों का मैं फिगर आउट करके एक बार और उन सारे कॉन्सेप्ट को मैं पहले आपको बता दूंगा, देन वी विल स्टार्ट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्लियर है? चलो, तो सबसे हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से टीआरसी गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि सीबीएसई ने क्लास 10th के सिलेबस को जारी कर दिया है, इशू कर दिया है, और हमें अब पता चल भी चुका है कि कौन से चैप्टर डिलीटेड हैं, कौन से टॉपिक डिलीटेड हैं, किस चैप्टर से कौन से पोर्शंस हमें एग्जाम के लिए बस पढ़ना है। मैं उसी चीज़ का वेट कर रहा था दरअसल, इसीलिए 10th की ये मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने में मुझे इतना समय लगा। ठीक है, इसलिए हमें अब तो पता चल चुका है कि हमें क्लास 10th में पढ़ना क्या है, किन टॉपिक के बारे में हमें इसमें स्टडी करनी है, ताकि हमारा जो बोर्ड का एग्जाम प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रहे और उस पर पूरा फोकस रहे। ठीक है, चलो, तो हमें सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं। आप सबने, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे कि आप सबने सिलेबस को अच्छे से देखा है और जान लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत खुशी की बात है कि रियल नंबर से कुछ बच्चे जिनको यूक्लिड्स से प्रॉब्लम थी वो अब डिलीट हो चुका है। ठीक है, यूक्लिड्स अब आपके एग्जामिनेशन में नहीं आ रहा है। ठीक है, मीन्स हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? मैथमेटिक्स। हमें मैथ्स को स्टार्ट करना है फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम से। कहाँ से? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हमें यहाँ से अपने क्लास 10th के मैथ को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इस ये जो थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम जो अरिथमेटिक का है, इस अरिथमेटिक थ्योरम को पढ़ने के लिए हमें जिन नॉलेज को ज़रूरत है, जिन हमें कॉन्सेप्ट के बारे में पहले से पता होना चाहिए, और जब बच्चे इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ऐसा मैं ऑब्जर्व किया हूँ अपने क्लासेज में। इसलिए उन सारी चीज़ों का मैं फिगर आउट करके एक बार और उन सारे कॉन्सेप्ट को मैं पहले आपको बता दूंगा, देन वी विल स्टार्ट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये अरिथमेटिक का मतलब होता क्या है। अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो अरिथमेटिक का जो मतलब है उसका मतलब क्या है? तो अरिथमेटिक एक ऐसा शब्द है जिसको हम मैथमेटिक्स में ब्रांच के नाम से इसको एक अलग ब्रांच मानते हैं। ठीक है, मींस अरिथमेटिक इज अ ब्रांच विच deals with the study of numbers। ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम नंबर्स के रिगार्डिंग सारी नॉलेज को हम लेते हैं। ठीक है, इसलिए अरिथमेटिक की जो हिंदी मीनिंग होती है वो क्या होती है? अंक गणित। क्या होती है? अंक गणित होती है। क्लियर है? चलो, तो अरिथमेटिक का मतलब समझ में आ गया। मतलब ये जो थ्योरम है वो पूरी तरीके से किस पे बेस है? अंक गणित पे है, नंबर्स पे बेस है। ठीक है, इसलिए हमें इस थ्योरम को पढ़ने के पहले कुछ नंबर्स के बारे में डिस्कस कर लेना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वो नंबर्स का नॉलेज हमारे पास रहना जरूरी है, तभी ये थ्योरम्स की जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी स्टेटमेंट है वो हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की। जो दो कैटेगरी हमें अभी मिलेगी इस थ्योरम के लिए, हमें दो कैटेगरी के नंबर का पढ़ना बहुत जरूरी है। पहला है प्राइम नंबर्स, दूसरा है कंपोजिट नंबर्स। पहला प्राइम नंबर एंड सेकेंड वन इज कंपोजिट नंबर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर को पहचानना आना चाहिए, एंड देन वी विल लर्न हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, सबसे पहले प्राइम नंबर की बात करते हैं। तो प्राइम नंबर हमें क्या बताता है? कोई भी नंबर, मैथमेटिक्स का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हों, न कम न ज्यादा। एग्जैक्टली जब 2 फैक्टर्स होंगे ऐसे नंबर के, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे बात करें अगर 1 की, तो 1 किन किन के टेबल में आता है? फैक्टर्स का मीनिंग कि वो किसके किसके टेबल में आ सकता है। तो 1 किसके टेबल में आता है? 1 सिर्फ 1 के टेबल में आता है, दैट्स वाई 1 का कितना फैक्टर हुआ? 1 ही हुआ। लेकिन जब बात करेंगे हम 2 की, तो 2 किसके टेबल में आता है? 2 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। मीन्स 2 के कितने फैक्टर हुए? 2 फैक्टर हुए। कौन कौन? एक 1 और एक 2। हेंस 2 इज अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि इसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, ना कम है ना ज्यादा है। और ऐसे जो भी मैथमेटिक्स नंबर होते हैं, जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जिनके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, हम उन्हें प्राइम नंबर की कैटेगरी में रखते हैं।
ये चीज़ तो क्लियर है, बहुत सही। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। तो इनके जो ये एग्जाम इसके अपोजिट होते हैं, मीन्स इसके जो फैक्टर्स होंगे वो 2 से ज़्यादा होंगे, एग्जैक्टली ज़्यादा। अगर 2 भी हुए, 2 से कम भी हुए तो ना ही कंपोजिट होगा ना ही प्राइम होगा। हमें क्या देखना है, एग्जैक्टली मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे जो भी मैथमेटिकल नंबर्स हैं, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जिनके जो नंबर्स होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो 2 से ज़्यादा होने चाहिए, 2 भी नहीं, 2 से ज़्यादा ऑलवेज, तभी हम उन्हें कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्राइम नंबर था, इसकी एग्जांपल देख लो। सबसे पहला जो प्राइम नंबर आता है, सबसे पहली जो प्राइम नंबर की बात करते हैं वो क्या होता है, 2। और ये इकलौता इवन नंबर है जो प्राइम होता है। ये बात आ रही समझ में? चलो, तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद 3 है, क्योंकि 3 के भी कितने फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2। कौन कौन? एक 1 और 3। हाँ, एक चीज़ और कि इसके जो 2 फैक्टर होंगे किसी भी प्राइम नंबर के, वो एक तो खुद होगा, दूसरा वो 1 होगा। इसके अलावा कोई भी नंबर उसका फैक्टर नहीं होगा, याद रखना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका फैक्टर पहला एक तो वो खुद होगा, दूसरा 1 होगा उसका। 1 तो सारे नंबर का फैक्टर होता है, लेकिन 1 के अलावा वो खुद ही का फैक्टर होगा, उसके अलावा कोई भी नंबर उसका फैक्टर नहीं हो सकता। 2, 3, 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 भी सिर्फ 5 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। फिर 7 लिख सकते हैं, 9 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 9 3 के टेबल में भी आता है, 1 के और 9 के, तो इससे 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे, इसलिए 11 लिखेंगे और सो ऑन, ऐसे आप नंबर्स लिख सकते हैं ढेर सारे। अब बात करते हैं यहाँ पे कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर में कौन सा पहला एग्जांपल आता है ना? देखो, 1 तो होता नहीं है। क्यों? हमने बताया कि 1 के केवल 1 फैक्टर है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, ना ही कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि कंपोजिट नंबर के लिए हमें मोर देन 2 फैक्टर चाहिए, इसके पास तो है नहीं, इसलिए 1 ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। इस चीज को माइंड में याद रखना, ठीक है। चलो, अब एग्जैक्टली मोर देन 2 फैक्टर जो होंगे वो कंपोजिट होते हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है 4, फिर कौन सा आ जाएगा 6, फिर कौन सा आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा आपके 9, फिर 10, फिर 12, ऐसे करके आपको ढेर सारे नंबर मिल जाएंगे, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, अभी इसके बेसिक में, अरिथमेटिक के बेसिक में हमें ये 2 चीजें जाननी जरूरी थी, तभी आगे का थ्योरम हमें समझ में आएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, 95% बच्चे तो ये सारी चीजों को जानते होंगे जो मैंने अब तक बताया, लेकिन केवल 5% बच्चों के लिए मैं ये चीजें बताया हूं, क्योंकि उनको कौन देखेगा भैया, उनको भी तो हमें ही देखना है, इसलिए मैंने ये प्राइम और कंपोजिट का कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर कर दिया, ठीक है। चलो, अब हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, क्लास को आगे करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ठीक है। अगर इसको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब बात करते हैं एक मेन टॉपिक और, जिसकी जरूरत हमें इसमें पढ़ने वाली है, ठीक है। ध्यान से समझना। देखो, ये तो काफ़ी बेसिक चीज़ है, ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको जानना चाहिए, लेकिन अगर आपको फिर भी इसमें डाउट है तो मैं उसके लिए तो हाजिर हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब बात करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब समझ लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आने वाला है इसमें, ठीक है। एग्जाम हूबहू यही आएगा इसमें, इसके बारे में आपको बताना होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहता है कि किसी भी नंबर को, अगर मैं यहां लिख रहा हूं 1, तो अगर 1 को यहां 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया, तो ये क्या हो गया, उसका फैक्टराइजेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे जितने प्रोडक्ट में हमने जितने भी मल्टीप्लिकेंट्स यहाँ पे यूज किए हैं, अगर वो सब प्राइम होंगे तो वो फैक्टराइजेशन कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बताओ? वेरी गुड, वो प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि 1 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो कंपोजिट नंबर भी नहीं है और प्राइम नंबर भी नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो 1 का फैक्टर क्या होगा, एक केवल 1 ही फैक्टर होता है, और जिसका 1 फैक्टर होता है उसका हम फैक्टराइजेशन कर ही नहीं सकते हैं। ये बात आ रही समझ में। अब बात करते हैं 2 की। तो 2 को भी हम क्या प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे तो केवल 2 फैक्टर होगा, इसका एक ही फैक्टर होता है 2, और 1 जो होता है वो प्राइम नहीं होता, इसलिए इसका फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं 3 की। जब 3 की बात करोगे आप, उसमें भी केवल 3 लिखोगे। अगर 3 × 1 लिखते हो तो ये तो प्राइम नहीं है, इसलिए इसका भी फैक्टराइजेशन हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लिख सकते हैं। अब बात करते हैं 4 की। तो जब 4 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो क्लास 4th 5th 6th में ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि कैसे किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। तो एक पहला आपने सीखा होगा फैक्टोरियल मेथड। तो इसको देखते हैं कि ये 2 से डिवाइड होगा, कितने टाइम जा रहा है, 2 टाइम। अब जैसे ही इस सर्कल में प्राइम नंबर आएगा, इसको आगे नहीं बढ़ाना, ये भी प्राइम आ गया, ये भी प्राइम आ गया, यानी 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, इन दोनों का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। अब ये जो दोनों नंबर आए हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 4, यानी ये नंबर जो है 2 नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल है। और जब ये दोनों नंबर जो प्रोडक्ट में यूज किए गए हैं, यानी जो मल्टीप्लिकेंट्स हैं, अगर वो दोनों ही क्या है, प्राइम है, तो इस 4 को हमने जिस फैक्टराइजेशन में लिखा है, उसी फैक्टराइजेशन को क्या नाम दे दोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन नाम दे दोगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है, जितना तुम सोचते थे कि टफ होगा उससे कई गुना इजी है। ये बात आ रही समझ में। चलो फिर समझते हैं दूसरा एग्जांपल लेके। अगर मैं और बड़े नंबर की तरफ चलूं, अगर मैं यहां लिख दूं 25,
ठीक है। तो 25 कई नंबरों के मल्टीप्लाई से अगर बन जाएगा, लेकिन उन नंबरों में केवल प्राइम नंबर होगा। ये नहीं कि आप यहाँ पे कुछ और, जैसे मैं कि 30 अगर लिखता हूँ यहाँ 30, तो 30 का मैं क्या लिख सकता हूँ 6 × 5, तो 5 तो प्राइम नंबर है, बट 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, हेंस दिस इज नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे प्राइम होने चाहिए, ये सबसे जरूरी चीज, इसमें कंपलसरी है, तभी वो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। ये क्या है फिर, ये केवल फैक्टराइजेशन है। जब हमने उसका स्पेशलाइजेशन कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पे केवल प्राइम चाहिए, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें बहुत सारे मेथड पता है। चलो फैक्टर ट्री मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे 2 कितनी बार में जाएगा 15 टाइम में। फिर अब ये प्राइम आ गया ना, इसको अब छेड़छाड़ करना ही नहीं है, उसके साथ कोई खेल नहीं खेलना हमें, अब इसके साथ खेल लो। 3 है, कितने टाइम में जाएगा 5 टाइम। अब देखो ये तो प्राइम आया, छोड़ दिए थे, क्यों छोड़े थे भैया इसको, क्योंकि प्राइम था। अब इस पे आते हैं, ये भी प्राइम है, इसलिए इसको भी यहीं पे छोड़ देंगे। ये क्या है, ये भी प्राइम है, मीन्स अब हमें आगे बढ़ना ही नहीं है, फर्दर हमें जाने की जरूरत नहीं है। अब जो भी प्राइम नंबर मिले हैं उनको प्रोडक्ट के रूप में लिख दो, 2 × 3 × 5। अब यहाँ पे जो भी नंबर्स हमें मिले हैं, हमें यहाँ पे जो भी नंबर्स मिले हैं वो सारे के सारे नंबर क्या है, प्राइम है। इसलिए 30 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, 2 × 3 × 5। इसके अलावा कोई भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो। चलो तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो समझ में आ गया। बड़े से बड़े नंबर का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे और थोड़ा बड़े बड़े चलें, आपको एक एक स्टेप वाइज स्टेप में ले चलूंगा, ठीक है, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब तक जैसे पढ़े हो मैथ, वैसे तो नहीं आपको पढ़ना है, उससे और बेटर तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि हर एक पहलू को खोल के आपके सामने रखा जाए, ठीक है। अब बात करते हैं 100 की। 100 भी क्या है, एक नंबर, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 के टेबल में कितने टाइम में जाएगा, 50 टाइम। देखो 2 5 जा 10, फिर 0 आ गया, अब ये प्राइम आ गया, इसको छोड़ देंगे। अब बात करेंगे किसकी, इसकी। यहाँ क्या है 2 कितनी बार में, 25 टाइम में। अब ये भी प्राइम आ गया, इसको भी छोड़ देंगे। अब इसके साथ खेलेंगे क्योंकि ये प्राइम नहीं है। अब ये 5 के टेबल में आता है कितने टाइम, 5 टाइम। अब देखो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 आ गया, तो छोड़ देंगे क्योंकि अभी प्राइम मिल चुका है हमें। अब यहाँ लिखेंगे 100 का क्या क्या लिखा हमने, पहले हमें 2 मिला प्राइम नंबर, उसके बाद दूसरा प्राइम नंबर 2 मिला, एक और प्राइम नंबर 5 मिला, एक और प्राइम नंबर 5 मिला। जब आपके प्रोडक्ट में, जब आपके ऐसे किसी फैक्टराइजेशन में ऐसे नंबर्स आते हो जो रिपीटेड हो, तो ये 2 1 टाइम 2 1 टाइम, यानी 2 पे पावर 2, और ये 5 1 टाइम 2 टाइम 5 पे पावर 2। ये बात आ रही समझ में, ये इसका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में लिख देना इस प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है। अगर एक बार आता तो एक बार लिखते, लेकिन यहाँ पे 2 बार आ गया इसलिए 2 पावर, 3 बार आते तो 3 पावर कर देते, 4 बार आता तो 4 पावर कर दिया। ये बात आ रही समझ में। चलो तो मुझे उम्मीद है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन का समझ गए, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हमें किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना हो, ठीक है। चलो कंपोजिट नंबर भी आपको समझ में आ ही गया है। अब बात करते हैं इस थ्योरम की। इस थ्योरम के लिए ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई वो बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। इसलिए अब हम कंटिन्यू करेंगे इस थ्योरम को। ये थ्योरम स्टेटमेंट क्या कहता है, ठीक है। मैं पहले उस थ्योरम के स्टेटमेंट को लिख देता हूँ, उसके लिए मुझे वीडियो पॉज करना होगा ताकि उतना देर का समय कंज्यूम ना हो, ठीक है। ताकि मैं कोशिश करता हूँ वीडियो हमेशा शॉर्ट रहे, ठीक है, ताकि आपको बहुत देर तक मोबाइल से ना चिपकना पड़े। ओके, सो लेट मी पॉज द वीडियो। चलो बच्चों, तो देखो मैंने स्टेटमेंट तो लिख दिया है, ठीक है, लेकिन समझने की क्या जरूरत है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये जो थ्योरम है अपनी स्टेटमेंट को 2 पार्ट में करता है, 2 पार्ट में कहता है आपको, 2 पार्ट में अपनी स्टेटमेंट को आपसे बताता है। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये पहला पार्ट है इसका, कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब फैक्टराइज किया जा सकता है, और उसके सारे फैक्टर्स क्या होंगे, प्राइम होंगे। ये पहला पार्ट है इसका। क्लियर समझ में आ रहा है कि हर कंपोजिट नंबर कौन होता है, मैंने अभी बताया वीडियो में जस्ट 2 मिनट पहले। अगर अभी भूल गए हो तो फिर तुम और कंसंट्रेशन की जरूरत है, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। आगे अपनी स्टेटमेंट बढ़ाता है, फिर क्या कहता है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ठीक है। ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, मतलब वैसा फैक्टराइजेशन दूसरा मिल ही नहीं सकता आपको। अगर प्राइम नंबर्स के फैक्टर में, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आपने लिख दिया है, तो फिर वैसा दूसरा फैक्टर आप नहीं लिख सकते जिसमें दूसरे प्राइम नंबर हो। मतलब जैसे कि मैं ये इस चीज को समझना जरा, क्या कह रहा है, अगर 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3 में, 2 × 3 लिखा, लेकिन 6 को एक और तरीके से लिखा जा सकता है 1 × 6। तो ऐसे तरीके तो बहुत है हमारे पास फैक्टराइजेशन के, लेकिन किसी भी कंपोजिट नंबर को केवल प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, और उस तरीके को ही यूनिक बोला जा रहा है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब सिर्फ एक,
ये बात आ रही समझ में? यूनिक का मतलब सिर्फ एक, मतलब अब यहाँ देखो इसको कैसे समझोगे, 6 कंपोजिट नंबर है, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, मतलब इसके फैक्टर में केवल प्राइम नंबर्स को यूज किया, तो 2 और 3 मिला हमें, ये क्लियर है। उसके बाद जब हमने दूसरा लिखा तो 1 और 6 आया, ये ना ही ये प्राइम है और ना ही ये प्राइम है, लेकिन ये प्राइम है दोनों। अब 6 को आप नहीं लिख सकते किसी अदर प्राइम के फैक्टर के फॉर्म में, नहीं लिख सकते किसी अदर प्राइम के फैक्टर को प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। 2 और 3 ही प्राइम नंबर हैं जो 6 बनाएंगे, कोई और प्राइम नंबर आपको नहीं मिलेगा जो आपको 6 बनाएगा। ये बात आ रही समझ में? यही बात ये बताता है आपसे कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। मीन्स ध्यान से देखना कि इसमें ये कहता है आपसे कि ये लास्ट वाला जो लाइन है ये कहता है कि अगर 6 का हमने 3 × 2 भी लिख दिया और ये 2 × 3 भी आ रहा है, तो ये दोनों चीजें ये मत कह देना कि सर इसमें 2 पहले यहाँ पे 3 पहले है, तो ये दोनों अलग अलग नहीं। ऑर्डर चेंज होने से उनका जो फैक्टर होगा, फैक्टराइजेशन है, उसको अलग नहीं कह सकते हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बताया है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। प्राइम फैक्टर जिस फॉर्म में आने चाहिए, जैसे उनका ऑर्डर जो होता है बेसिक जो नेचुरल उनका ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर के अलावा किसी ऑर्डर में आते हैं तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे कि 6 = 2 × 3 हमें, फिर 6 = 3 × 2 लिख दिया हमने, तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया, लेकिन आप इसको अलग अलग काउंट नहीं करोगे। ये आपका एक प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो ये भी आपका पहला ही फैक्टराइजेशन है, वो अलग नहीं, इसको आप 2 काउंट नहीं करोगे। बात आई समझ में? तो किसी भी ओनली किसको, कंपोजिट नंबर को। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कितने कंपोजिट नंबर होते हैं, कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितने कंपोजिट नंबर ऐसे होते हैं जिनको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और भी क्वेश्चन जैसे कि कितने कंपोजिट नंबर हैं और कोई ऐसा कंपोजिट नंबर है क्या जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इन सारे क्वेश्चन को जवाब जब आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके डिस्कस करोगे ना, तो खुद ब खुद आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या मिलेगा मैं बता दे रहा हूं अभी, कि कोई भी ऐसा कंपोजिट नंबर नहीं है जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, चाहे वो बड़ा सा बड़ा हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि कितने कंपोजिट नंबर है, तो कितने कंपोजिट नंबर है, इनफाइनाइट, ठीक है। कितने प्राइम नंबर है, इनफाइनाइट। तो जितने कंपोजिट नंबर हैं उतने ही हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर भी है, कम नहीं है, क्योंकि ये तो लिमिटेड डाटा है नहीं, इसलिए इनफाइनाइट, तो ये भी इनफाइनाइट। इसलिए कोई भी ऐसा कंपोजिट नंबर आपको नहीं मिलेगा जिसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट है, इसका नोट कर लो बहुत अच्छे से। हाँ, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है ये, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 10th का स्टेटमेंट है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। चलो अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सारे एग्जांपल्स लेके जो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन फास्ट। चलो, और ढेर सारे आपके माइंड में एग्जांपल्स आ रहे होंगे ना कंपोजिट नंबर के, मैं उनको एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहला मैं ले लूँ, अगर कोई भी बड़ा नंबर ले लूँ, चलो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर लेने की जरूरत नहीं है, अगर मैं 30 ले लूँ तो 30 का क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, बताइए। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का तरीका तो मैं बता चुका हूँ वीडियो में पहले ही। तो पहले लेंगे 2, क्यों, क्योंकि इवन नंबर है, कितनी बार में जाएगा। अगर आप कहते हैं कि सर 2 ना लेके कोई और बड़ा नंबर ले लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको आना है वो आएगा, रोक नहीं पाओगे, आने वाले को जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। 5 × 6 = 30, ठीक है। 6 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, कितने टाइम, 3 टाइम। अब ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, लिखने की जरूरत है नहीं क्या। तो क्या पहले 5 आया तो पहले 5, पहले फिर 2, फिर 3, ये हमारा ऑर्डर हो गया। तो 30 को इस प्राइम नंबर्स के फैक्टर के फॉर्म में लिखा तो जा सकता है, प्रोडक्ट के रूप में लिखा तो जा सकता है 5 2 3। अब इसको आप ऐसे कर दोगे अगर 2 3 5, तो भी सेम बात है। अगर आप इसको ऐसे कर दोगे कैसे 3 2 5, तो भी सेम चीज है। ये तीनों चीजें एक ही हैं, आप इसको अलग अलग काउंट नहीं करोगे। ये सिर्फ एक क्या है, यूनिक फैक्टराइजेशन है, यूनिक फैक्टराइजेशन, वो भी कैसा, प्राइम, ठीक है। तो इससे हमने क्या सीखा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें ये बताता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, दुनिया का कोई भी, मैथ का कोई भी, बड़ा सा बड़ा, छोटा सा छोटा, अगर वो कंपोजिट है तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखा जा सकता है। और प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में लिखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है। जैसे 30 को हमने 5 2 3 के लिखा, अब हमें कोई एक ऐसा मेथड नहीं मिलेगा जिसमें हमें 2 2 2 और 4 3 3 ऐसे मिल जाए, कुछ नहीं मिलेगा बाबू। ये सिर्फ फिक्स हो गया पहले ही, जैसे ही आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले 5 2 3, हमें यहीं से मिल गया कि अब 5 2 3 के अलावा कोई भी हमें प्राइम फैक्टर्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है। यही स्टेटमेंट आपको बताता है कि कितने भी बड़े नंबर को आप ले लोगे ना, तो ये क्या, आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हो, ठीक है। मैं बुक से और बड़े एग्जाम्पल लूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। मैं एक ले लूँ, अगर चलो ये बड़ा नंबर है 32760, 327, एक मिनट, 32760 है, 760, ठीक है। चलो यहाँ 2 से स्टार्ट कर सकते हो, 5 से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में 5 है। चलो 5 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
देखो 5 से हमने स्टार्ट किया तो पहली बार में 5 से कितने टाइम में जाएगा, ये दोनों देखो 5 6 30, 2 रिमेनिंग, 27 आया तो 5 5 25, 2 रिमेनिंग फिर से 25 हो गया तो 5 5 25, 1 बचा, 5 2 10, ये आ गया। आया बात समझ में। अब इसके लास्ट में क्या है, इवन नंबर है तो ये 2 से जाएगा, 2 से कट करो, 2 3 6 है तो 3 जा, 5 है तो 2 2 जा 4, 1 बचा, यहाँ 15 हो गया तो 2 7 जा 14, 1 रिमेनिंग 7, सॉरी 6। ठीक है, अब देखो ये प्राइम आया तो छोड़ दिए थे, ये भी प्राइम आया तो छोड़ देंगे, अब ये प्राइम नहीं है, इसको आगे लेके चलेंगे 2। अभी क्या है ये देखो ध्यान से, देखो क्या है, ये प्राइम नहीं है क्योंकि इवन नंबर है, तो 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12, अब फिर 2 3 जा 6, और फिर 2 8 जा 16। ठीक है, और आगे के चलो, ठीक है 2 आया प्राइम छोड़ देंगे, अब यहाँ से आगे चलो, और इसके नीचे कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ पे जगह के अभाव में मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, 2 से लिया हमने, देखो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 1 रिमेनिंग 18 हो गया, 2 9 जा 18। ठीक है, अब ये देखो 9 हो गया, 2 से नहीं जाएगा, 9 1 10 10 8 18, ये 3 से जा रहा है क्योंकि 18 आया, इसका सम 3 से डिविजिबल है, 3 लिया मैंने तो 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। ठीक है, अभी देखो 3 प्राइम नंबर मिल गया, 2 प्राइम नंबर, सब जितने प्राइम नंबर मिल रहे हैं हम उनको छोड़ते जा रहे हैं। अब आगे चलो, यहाँ देखो 7 3 10 10 to 12, यानी अभी भी ये 3 से जा रहा है, 3 कितने टाइम में जाएगा बताओ, 3 9 जा 27 एंड 3 1 जा 3, 91 आया। अच्छा 91 को मैं यहाँ पे कर लेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा तुम लोग को क्योंकि उधर स्पेस नहीं है। 91 को अगर मैं इधर लिखूँ, ठीक है देखना ध्यान से, तो 91 9 + 1 10 नहीं जा रहा है, यानी 13 से जाएगा, ये 13 के टेबल में आता है 7 टाइम, 13 7 जा 91 आता है। क्लियर है। अब हमें जितने भी प्राइम नंबर मिले हैं उनको एक एक करके लिखोगे यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिखते हैं 3 2 7 6 0 इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं इक्वल टू, कितने 2 हैं काउंट करो, तो 1 2 3 2 हैं, यानी हम वी कैन राइट 2 × 2 × 2 इंटू, और क्या 2 2 देखो 2 हमने लिख चुका, 5 2 ये 2 लिख चुका, अब 3 1 2 1 2 2 2 बस 2 टाइम, तो 3 × 3, अब 3 भी लिख चुके हैं। अब क्या है 5 5 1 टाइम है तो 5 लिख देंगे, उसके बाद क्या है 7 है, और क्या है 13 है। ठीक है, अब देखो प्राइम नंबर्स जो भी रिपीटेड है उनको पावर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, ये 2 पे पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर। यानी अगर आपसे पूछेगा 32,760 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखो, अगर ये कंपोजिट नंबर है हमने लिख दिया 2 पे पावर 3 3 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, दिस इज द आंसर फॉर द नंबर गिव। ठीक है, ये है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इससे ज़्यादा आपसे इस थ्योरम में कुछ भी नहीं कहेगा करने को। हाँ, स्टेटमेंट याद रखना कि अगर ये कंपोजिट नंबर है, इसका हमने ये फैक्टराइजेशन निकाला है, कौन सा फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसके अलावा कोई भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, सिर्फ यही इकलौता ही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन था जिसको हमने निकाला है। चलो बात समझ में आ गई। चलो तो अभी हम वीडियो में बस इतनी चीज़ें रखते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन इस पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस होंगे और इस थ्योरम पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है, हमारा सेकंड एक्सरसाइज जो हमारा 1.2 एक्सरसाइज है या फिर 1B कह लो, उस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 1.1 या फिर 1A जो एक्सरसाइज है वो हमारे पोर्शन से रिलेटेड है, इसलिए हम उस सारे क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको सीखना होगा, तो मैं एट द एंड ऑफ द सिलेबस मैं उसको कवर कर लूंगा। ठीक है, उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कवर करना है, क्योंकि यार 10th की बुक में दिया है तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि वो हमें सीखना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि 10th के लेवल से मैथ में अगर वो गिवन है तो हमें वो सारी चीज़ें आनी चाहिए, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसलिए एट द एंड ऑफ द सिलेबस हम उसको भी कवर कर लेंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलो अभी तक के वीडियो में सिर्फ हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कवर किया, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और अरिथमेटिक की मीनिंग, इन सब चीज़ों के अलावा अब अपार्ट फ्रॉम द वीडियो अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि इसके बेस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम उसमें टैकल करेंगे। ठीक है, तो इस थ्योरम पे एक वीडियो और आएगी जिसमें क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हम HCF LCM को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।